चंद्रनगर राज्य, जहाँ 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम विक्रम, मंझले का नाम प्रताप और सबसे छोटे भाई का नाम था आर्यन। पिताजी गुजर चुके हैं। तीनों भाई का विवाह भी हो गया। आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं बंटवारे का काम करूंगा। बोलो, तुम लोगों को मंजूर है? भैया, मैं तो मंझला हूँ, आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। भैया, आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूँ। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और 1 मेड़ है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से 1 मैं और 1 मंझला प्रताप का होगा और बचा मेड़ छोटे भाई यानी कि आर्यन का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। कहो आर्यन, तुम तो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं भैया, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए आम के पेड़ का। चलो अब आम पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई आम पेड़ के पास आते हैं। आम के पेड़ में 2 डाली है। दोनों डालियों में आम के फल लदे हुए हैं। देखो भाई, ये है आम का पेड़। अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 डाली है और 1 जड़ है। इन 2 डाली में से 1 डाली मेरी होगी और 1 प्रताप की होगी और जड़ आर्यन की होगी। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं भला आप लोगों के बात को कैसे टाल सकता हूँ। मुझे भी मंजूर है भैया। अब तीनों भाई घर के पास आते हैं। अब घर का बंटवारा भी होना है। तो फिर ठीक है, अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 4 कमरे हैं और 1 छत है। 2 कमरा मेरा होगा और 2 कमरा प्रताप का, और जो खप्पर का छत बच जाएगा वो आर्यन का होगा। विक्रम के इस फैसले से आर्यन बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद और एक जरूरी चीज तो आप भूल ही नहीं। अरे प्रताप, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूँ? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ गए हैं, आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ, याद आया, जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई विक्रम घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। तो भैया, अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे आप? देखो भाइयों, इसमें से 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, वहीं दूसरा जो हमारे दादा के दादा के दादा जमाने के हैं, यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि कुछ अजीब धातुओं के साथ बनाया गया है। तो सुनो, अभी के जमाने में जितने भी सिक्के चल रहे हैं, उन सिक्कों को मैं और मंझला भाई प्रताप लेंगे, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो कि पुराने धातुओं से बनाए गए हैं, वो आर्यन का होगा। इस तरह दोनों भाई रुपए पैसे को भी ले जाते हैं। देखो आर्यन, पुराने जमाने के सिक्के में सिर्फ 4 ही सिक्के बचे हुए हैं। तुम चाहो तो इन 4 सिक्कों को ले जा सकते हो। भैया, आप दोनों तो सारे रुपए पैसे ले लिए। अगर मेरे तकदीर में ये सिर्फ 4 रुपए ही लिखे हैं तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आर्यन अपने हिस्से के 4 सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी बड़ा भाई रोक कर कहता है, अरे आर्यन, तू पगला गया है क्या? तूने सुना नहीं? बंटवारा हो गया है। अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है, तुमको तो बंटवारा छत में दिया गया है। अब तुम उस खप्पड़ छत में जाकर रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम नहीं रह सकते। अब ये घर हम दोनों का हुआ। भैया, आप ही कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा तो अभी अभी शादी हुआ है, मैं कहाँ रहूँगा भैया? अरे आर्यन भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताए क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाई ने आर्यन और उसकी पत्नी माया को घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। वहीं दोनों पति पत्नी गांव के तालाब किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब ना घर के रहे ना घाट के, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, 1 रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते जाओ, जी भर के रोते रहो। अकल तो तुम्हारी घास चरने गई थी, मेरी मती बारी गई थी जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। देख लिया नतीजा, अब भुगतो। माया, वो दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब बताओ भला मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता? अच्छा,
तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा, सब कुछ तो रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया है? खेत के नाम पर मेड़ दिया है और पेड़ के नाम पर जड़ दिया है, घर के नाम पर छत दिया है और पैसे के नाम पर ये आदम जमाने के 4 सिक्के दिए हैं। माया बस भी करो, और कितनी ताने मारोगे? अब छोड़ो उन बातों को। चलो छोड़ दिया, अब बताओ आगे का क्या? क्या करोगे, क्या खाओगे, कुछ बताओगे मुझे? अब मैं क्या करूं माया, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूं, मैं मुखिया के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूं। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नया सिक्का मिल जाए। आर्यन बड़ी उम्मीदों के साथ उन 4 सिक्कों को लेकर मुखिया के पास जाता है। अरे आर्यन, तुम यहाँ? बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरे पास ये सिर्फ 4 सिक्के ही हैं। क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे आर्यन, ये सिक्के बेकार हैं, अब ये चलन में नहीं रहे। भला तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत भोले हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। अब देखो आर्यन, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भगा भी दिया। हे भगवान, ऐसा भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। अभी क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं है, मेरा मर जाना ही ठीक है। तुम्हारी दुखी मुझे देखी नहीं जाती आर्यन, पता नहीं क्यों, वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरे जैसे कठोर दिल भी आज पिघल गया। एक काम करो आर्यन, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम करो। मैं जितना मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूँ, उससे ज़्यादा मजदूरी मैं तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है। हाँ मुखिया जी, मैं आपके यहाँ काम करूँगा, मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है आर्यन, तो फिर कल सुबह से खेत पर काम के लिए आ जाना, और ये तुम अपने सिक्के अपने पास ही रखो। शायद यही तुम्हारी 4 रुपए की तकदीर वाली निशानी है। आर्यन उदास होकर वापस अपनी कुटिया पर आता है। माया रास्ता देख रही थी। आर्यन अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। अब यही दिन देखना बाकी था, अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अब देखो माया, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, हमें काम मिला है, कल से काम पर जाना है। इस तरह दिन गुजरता गया। आर्यन और माया अब मुखिया के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों पर फसल लहलहाने लगी। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा फसल हुआ है, इस साल बहुत आमदनी होगा। अब चलो भैया, अब घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अरे माया, देखो सुबह से दोपहर हो गया है, खाने का वक्त आ गया है, चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है माया? घर में जो भी थी रूखी सूखी सब ले आई हूँ, जाकर ठूसो। थके हारे आर्यन और माया दोनों खेत के एक किनारे में बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे माया, क्या हुआ? तुम अचानक खाना क्यों बंद कर दी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्यों माया, क्या हुआ? बताओ भी। देखो ना, हम कितना काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा कोई संतान भी हो जो बुढ़ापे में हमारा सहारा हो? हाँ माया, बार बार मैं यही सोचता हूँ, पर क्या करें, ये सब हमारे हाथ में नहीं, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ माया, अब तो भगवान पर भी भरोसा उठने लगा है। पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ। भगवान ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं। हमारे भाग्य में कुछ नहीं, ना कोई संतान, ना कोई जमीन जायदाद। आर्यन और माया दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां अचानक एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। अरे अरे, ये देखो तो, ये तो एक चिड़िया है, हमारे पास ही आकर बैठ गई। लगता है इसे भूख लगी है, हमें इसे कुछ खाने को देना चाहिए। हाँ माया, तुम इसे कुछ खिला दो, शायद भूख के मारे यहाँ आ गई होगी। माया ने उस चिड़िया को कुछ चावल दे दिए।
चिड़िया कुछ देर माया को देखती रहती है। फिर चिड़िया उस चावल को खाकर उड़ जाती है। अब चलो माया, घर चलते हैं, शाम भी हो रही है। आर्यन और माया दोनों खेतों पर काम करने के बाद अपनी कुटिया पर चले जाते हैं। सुनिए आर्यन जी, ये फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। पर कहाँ? तुम फावड़ा लेके कहाँ जाने की बातें कर रही हो? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, मेरे साथ चलो, आज कुछ जरूरी काम करना है। क्या? कोई जरूरी काम? वो भी इस वक्त, रात को? हाँ जी, आज हम वो काम करने जा रहे हैं जिसे आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। माया के कहने पर आर्यन फावड़ा उठाता है। दोनों पति पत्नी अपने उस खेत के मेड़ पर आते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। माया, ये तो हमारा मेड़ है और वहाँ पर जो फसल लगी है, जहाँ पानी भरा हुआ है, वो तो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है और हम जहाँ खड़े हैं यही हमारा मेड़ है। इसीलिए तो मैं तुमको यहाँ लेकर आई हूँ बुद्धू। और सुनो, आप इस मेड़ को अभी के अभी तोड़ दो। ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो मेरे दोनों भाइयों की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। बिना मेड़ के भला खेती कैसे हो सकती है माया? ये समस्या तुम्हारे भाइयों की है, तुम्हारी नहीं। हमारा मेड़ हमारी मर्जी, तोड़े या रखे। अरे वाह माया, वाह! मुझे पता नहीं था, तुम तो बड़ी होशियार हो। अब मुझे समझ में आ गया। इस तरह माया और आर्यन ने खेत के सारे मेड़ को तोड़ दिया, जिससे खेतों से पानी बह गया और फसल बर्बाद हो गई। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सभी फसल तो बर्बाद हो गई। कितनी अच्छी फसल लगी थी। सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना सपना ही रह गया। जरूर ये काम आर्यन का होगा।